अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आजकल लाइव सेशन में और लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस में हम ये वाला स्वेटर बनाना सीख रहे हैं। 3 लाइव सेशंस मैं इसके ले चुकी हूँ और 2 लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। पहली वीडियो में हमने इसकी कैलकुलेशन थी, वो सीखी थी। वो सारा समझने वाला काम था और दूसरी वीडियो में हमने करने वाला काम सीखा है। आज इसकी लास्ट वीडियो है और इसमें हम इसके 2 डिफरेंट तरह के बाजू बनाना सीखेंगे। अगर तो आप इसको बॉयज़ के लिए बना रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने बिल्कुल सादे से और डिक्रीजिंग के साथ इसकी स्लीव्स बनाने हैं, और अगर आप गर्ल्स के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा डिज़ाइन एलिमेंट ये केबल पैटर्न का डालकर इसको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने 2 साइज़ेज़ बनाए हैं, एक सबसे छोटा है, दूसरे नंबर का साइज़ है 12 टू 18 मंथ्स और ये हमारे पास 7 टू 8 ईयर साइज़ है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि मेरे पास एक्चुअल रिटन पैटर्न से साइज़ेज़ दोनों थोड़े से छोटे बने हैं क्योंकि मेरे पास गेज थोड़ी-सी ऑफ थी। तो चलिए फिर आज हम इसके बाजू बनाना सीखते हैं। आज की वीडियो में अब हमने इस पुल ओवर के बाजू बनाने हैं। बाजू भी हमने इसके कंप्लीटली सीमलेस बनाने हैं, सर्कुलर नीडल्स के ऊपर बनाएंगे, राउंड राउंड में बनाएंगे और डिक्रीजिंग के साथ बनाएंगे। जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था ना तो मेरे पास ये 2 बॉल्स थे और मेरे पास 2 बॉल्स ही हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाजू बनाने से पहले मेरे पास ये इतना बॉल रह गया। बाजू मेरे दोनों बन जाएंगे इसमें क्योंकि मैंने सिंपल सादे स्टॉकिंग नेट में बनाने हैं। अच्छा, एक और मैंने बनाया है साइज़ सबसे बड़ा, उसमें मैंने बाजू बनाए हैं ऐसे, इस तरह से। तो पहले मैं आपको ना इसका एक रफ सा आइडिया दे देती हूँ कि ये कैसे बनने हैं, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने इस तरह के बाजू बनाने हैं ना तो आपने ये सिलेंड्रिकल शेप बनाते जाना है, निट करते जाना है, कोई डिक्रीज़ नहीं करनी, कोई इंक्रीज़ नहीं करनी। और यहाँ एंड पे आके जितना लंबा आपको बाजू चाहिए, ठीक है? अगर आपको सपोज़ अंडर आर्म से 12 सेंटीमीटर्स चाहिए या फिर 20 सेंटीमीटर्स चाहिए तो आपने वो बाजू उतना बुन लेना है, ठीक है? और उसके बाद हमने 2 इंच का या 3 इंच का बॉर्डर बनाना है। ऐसे बाजू बनाने के लिए ना बाजू की जो लेंथ होती है ना वो हमेशा 2 से 3 इंच लंबी रखी जाती है, ताकि ये जो कफ वाला पार्ट है ना, जब ये हमारी कलाई के ऊपर असल में ये गिरेगा, ये कफ वाला पार्ट ना आपके बाजू पे गिरेगा। जब आप इसको ऊपर चढ़ा के इधर कलाई पे करेंगे ना तो ये यहाँ पे इसका हल्की सी फॉल आएगी जो कि हमें इस डिज़ाइन में चाहिए भी। ठीक है? तो आपके पास जो भी स्टिच काउंट होगा ना उसको आपने इस कफ के बनाने से पहले मल्टीपल ऑफ 8 कर लेना है, क्योंकि हमारे पास 6 की केबल है और दरमियान में 2 पर्ल स्टिचेज़ हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये रैगलान की केबल डाली थी। ठीक? तो वो आपने मल्टीपल ऑफ 8 कर लेना है। कुछ हो सकता है आपको खाने कम करने पड़े, कम ही करें तो बेहतर है। आप इकट्ठे ना 8 या 10 खाने कम कर लें। यानी अगर आपके पास यहाँ पे 60 खाने हैं तो आप मल्टीपल ऑफ 8 में 48 स्टिचेस कर लें, 12 खाने कम कर लें। तो एक तो ये खाने जो मैंने भी यहाँ पे खाने कम किए हैं ना, जब खाने कम होंगे ना तो हल्की सी चुनट आएगी और फिर जब आप बारीक सिलाई के साथ ये केबल बनाएंगे ना तो ये मज़ीद इसको स्नगल कर देगा। और जब आप इसको देखेंगे तो ये स्ट्रेची काफ़ी है, ये बहुत स्ट्रेची है। ये केबल ने खुलना भी है इस्तेमाल होते हुए, तो ये इस तरह से होगी। ठीक है? तो अगर जो ऐसा बनाना चाहता है, जो गर्ल्स के लिए बनाए और उसके पास यान है, तो वो इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट बना ले। ये चल रहे हैं आजकल, ट्रेंडी हैं, तो इस तरह का बना लें। मैं इस साइज़ में मैं बिल्कुल सिंपल और सादे बाजू बनाऊंगी क्योंकि एक तो ये बॉयज़ के लिए, बॉय के लिए, और दूसरा इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी की एक्स्ट्रा डिज़ाइन एलिमेंट की। तो सबसे पहले आपने अपनी सर्कुलर नीडल्स पे जिसके साथ आपने बॉडी बनाई है उसके साथ आपने अपने ये जो खाने हैं ना वो दोबारा से सिलाई पे डाल लेंगे। अच्छा, पहला और आखिरी खाना जो सा है ना वो अक्सर क्या होता है कि छुप जाता है, ये देखिए ये नज़र नहीं आता, तो वो गिरने का चांस ज़्यादा होता है उसमें। तो आपने क्या करना होता है, ये इस तरह पकड़ के इसको ऐसे खींचें, ठीक है? तो फिर ये नहीं गिरेगा। धागे के ऊपर ये काम होता है, अगर आप स्टिच होल्डर में डालेंगे ना तो उस पे ये नहीं होता मसला।
ये सारे स्टिचेस मैंने अपनी वर्किंग नीडल के ऊपर डाल दिए हैं, आधे आधे हैं, आधे मेरे पास इस नीडल के ऊपर है, आधे मेरे पास इस तार के ऊपर है। मेरे पास स्टिच काउंट बाजुओं का ना 34 है। सही हो गया, क्योंकि 30 तो पैटर्न के अकॉर्डिंग 30 होने चाहिए थे। एक मैंने रैगलाइन का राउंड एक्स्ट्रा डाला तो 32 हो गए, और एक बार मैंने बाजुओं की इंक्रीज ज़्यादा की तो मेरे पास 34 है स्टिच काउंट। आपके पास ज़ाहिर है डिफरेंट होगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली। बहरहाल जितना भी आपके पास स्टिच काउंट होगा ना, आपने आधे इस नीडल पर डालने, आधे इस नीडल के ऊपर डालने हैं। ठीक है, मैं क्योंकि सबसे छोटा साइज़ बना रही हूँ, तो आपका अगर साइज़ डिफरेंट है तो आपके पास इससे ज़्यादा ही स्टिचेस होने चाहिए। अब देखें, हमने हर साइज़ के लिए 6 खाने कास्ट ऑन किए थे, तो अब आपने दरमियान में से खाने, इसके अंडर आर्म के दरमियान में से खाने पिकअप करना शुरू करने हैं। ये आपने देखना है कि आपके पास कॉलम ना ये ऐसे की तरफ, नीचे की तरफ हो, ये नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें ये ऐसे है, ये यू है और ये यू अपसाइड डाउन है। जो यू अपसाइड डाउन होगा ना, वो हमने काउंट करना है। ये पहला स्टिच है, ये कॉलम छोड़ा, ये दूसरा है, ये कॉलम छोड़ा, ये तीसरा है, ये कॉलम छोड़ा, ये चौथा है। यहाँ से हमने स्टिचेस पिकअप करना शुरू करने हैं। एक, ये छोड़ दिया, ये दो, ये छोड़ दिया, ये तीन। ये तीन तो हमने खाने वो उठा लिए जहाँ पे हमने स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे। सही है। अब पैटर्न में तो यही है कि जितने आपने कास्ट ऑन किए हैं उतने ही आपने पिकअप करके तो ये बाजू का काम शुरू कर देना है। सही, लेकिन मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टिच उठाऊंगी। इसका फ़ायदा एक्स्ट्रा स्टिच उठाने का ये होता है कि आपको यहाँ पे होल नहीं मिलता, नहीं तो यहाँ पर आपके पास होल आएगा और वो क्या करेगा, वो आपको बाद में बाजू बनाने के बाद में बिल्कुल आखिर पे भरना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें कम से कम भराई करनी पड़े, तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टिच पिकअप कर लेते हैं। यानी हर 6 खानों के लिए आपने 8 खाने पिकअप करने हैं। सही है, आपने ऐसी जगह से पिकअप करना है कि आपके पास होल बड़ा ना आए। देखें, अगर हम यहाँ से पिकअप करेंगे ना तो हमारे पास बहुत बड़ा होल आएगा। तो आप यहाँ से, ये इधर से जहाँ से केबल का ट्विस्ट है ना, उधर से पिकअप करें एक खाना, तो ये ऐसे, तो ये इस होल को भर देगा जगह को ना, जब हम टाइटली बने। ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे होल्स नहीं आ रहे। जो आ रहे हैं वो हमारे पास ऐसे हैं कि उनको ओवरलुक किया जा सकता है। यानी आप जितने भी खाने किसी और प्रोजेक्ट में भी, अगर आपने सपोज़ 5 खाने कास्ट ऑन किए हैं अंडर आर्म के लिए, तो उधर आप बाजू के लिए 7 उठाएंगे, 6 किए हैं तो 8 उठाएंगे, 4 किए हैं तो 6 उठाएंगे। ये मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि इस तरह से स्टिच काउंट सही रहता है, और एक आधे 2 एक्स्ट्रा खानों से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। सही है, ये डालते हुए ट्विस्टेड है तो इसको पीछे से बुन रही हूँ मैं। अब बिल्कुल वही काम हमने करना है जो हमने प्रीवियसली स्टिचेस पिकअप करते हुए किया था। एक हम उठाएंगे यहाँ से, ऐसी जगह से जहाँ पे हमारे पास होल सबसे छोटा है, तो वो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, इधर से भी उठा सकते हैं, इधर से भी। जहाँ पर आपके पास होल छोटे से छोटा आए ना, वहाँ से आपने स्टिच पिकअप करना है। ये देखें, ऐसे कोई होल नहीं आ रहा मेरे पास इस टाइम। एक, दो और ये 3, ये वाला, ये है पहला। एक, ये 2 और ये 3। ये देखें, ये पहले पिकअप स्टिच और आखिरी पिकअप स्टिच के दरमियान में ना एक कॉलम होगा। ये हमने यहाँ से उठाया, ये यहाँ से उठाया, तो इसके दरमियान में ये कॉलम है। ये वही कॉलम है जो 2 स्टिचेस के दरमियान में होता है। यहाँ पे स्टिच पिकअप नहीं करना होता। अब आपने यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ राउंड का स्टिच मार्कर ऐड करना है, क्योंकि हमें ये डिक्रीजिंग के लिए स्टिच मार्कर चाहिए। सही, तो ये आप पहले स्टिच के अंदर डाल लें, रिमूवेबल डाल लें, जो हर दफ़ा स्लिप करना पड़े वो अब आपके ऊपर है। आपने काम अपना ऐसे ही कंटिन्यू करना है बगैर डिक्रीज के 3 सेंटीमीटर तक।
तो आपकी गेज के हिसाब से हो सकता है आपके पास 6 रोज़ आएँ, हो सकता है आपके पास 4 रोज़ आएँ, हो सकता है आपके पास 8 रोज़ आएँ। जितनी भी रोज़ होंगी ना 3 सेंटीमीटर्स तक काम करना है। तो अगर आपको ये बॉर्डर अपना याद है 3 सेंटीमीटर का कि कितने में बना था, तो उतने ही ज़ाहिर है राउंड इसमें भी आएँगे, 8 राउंड्स आएँगे, 6 राउंड्स आएँगे, 6 राउंड्स कर लें। उसके बाद फिर हमने करनी है डिक्रीज़िंग, और डिक्रीज़िंग हमने करनी है स्टिच मार्कर के इर्द-गिर्द, सही? और हर साइज़ के लिए हमारे पास सबसे छोटे साइज़ के लिए हमने 3 डिक्रीज़ेस करनी है, और बाकी सब साइज़ेस के लिए हमने 4 डिक्रीज़ेस करनी है। 4 कर लें, 6 कर लें, आपको जितना कफ चाहिए होगा उतनी ही डिक्रीज़िंग होगी, ठीक है? ये देखिए मैंने 8 राउंड्स कर लिए हैं, मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। ये मेरा पिकअप राउंड था, इधर मैंने स्टिच मार्कर ऐड किया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब मैंने यहाँ पे बाजू की ये शेप देने के लिए डिक्रीजिंग करनी है। ये जो मैंने माइनस माइनस लगाए हैं मैंने, इसका यही मतलब है कि डिक्रीजिंग है। ये इसको ना नोट करें, ये गलत है। अच्छा, अब ना आपने राउंड के शुरू में नहीं डिक्रीज करना, हम राउंड के एंड पे करेंगे डिक्रीज, और दोनों 2 डिक्रीजेस एक साथ करेंगे। वो असल में क्या होगा कि वो स्पाइरल के इर्द गिर्द डिक्रीजेस बनेंगी, तो वो एक जैसी दिखेंगी, एक जैसी ना, उनमें इतना फ़र्क नहीं आएगा। अगर तो हम राउंड के शुरू में और एंड पे जाके डिक्रीज करेंगे ना, तो एक तो वो स्पाइरल बन रहा है, तो डिक्रीजिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। इस तरह ना वो उसके अंदर मर्ज हो जाएंगी, स्पाइरल में मर्ज हो जाएंगी, तो वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी। आखिर के 3 स्टिचेस पहले तक हमने इनको अपने काम को वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे कर रहे हैं। सही है, ये है। अब हमने डिक्रीजिंग करनी है नेट 2 टुगेदर के साथ, मिरर इमेज के साथ डिक्रीजिंग करेंगे नेट 2 टुगेदर, ठीक है। राइट साइड पे लीन कर रही है, ये देखें, ये आपको जो नीचे स्टिचेस बैठे हैं ना, ये किधर जाते हुए नज़र आ रहा है, राइट साइड के ऊपर, ठीक। और ये आखिरी स्टिच बुन लिया। अब ये हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब राउंड के शुरू में जो हमने डिक्रीज करनी है ना, ये हमारा 10th राउंड है, ये बस आपने ध्यान रखना है। वहाँ पे हमने एक स्टिच पहले डिक्रीज की थी, यहाँ पे हम एक स्टिच के बाद डिक्रीज करेंगे। ये तो ऐसी चीज़ें जो अब आपकी ना फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। ये निट किया, वहाँ पे हमने निट 2 टुगेदर से किया था, यहाँ पे हम SSK से करेंगे। निट 1, स्लिप 1 नेट वाइज, स्लिप 1 पर्ल वाइज, ऐसे निट 2 टुगेदर। अब ये देखें, इधर हमारे पास जो स्टिच बन रहा है ना, जो ये स्टिच बैठा है वो राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लीन करता हुआ बैठा है। ये देखें किधर जा रही है इसकी लेग, ये लेफ़्ट साइड पे जा रही है, तो ये मिरर इमेज के साथ है, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने डिक्रीजेस करनी है। आप चाहें तो 3 बार कर लें, हर छठे राउंड के बाद 6 राउंड्स छठे राउंड के ऊपर, या हर 5 राउंड्स के बाद। आप चाहें तो 4 बार कर लें, चाहें तो 5 बार कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना ग्रेजुअली बाजू डिक्रीज़ करना है या कितना तंग आपको आगे से कफ चाहिए। अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको पहले 3 साइज़ेस के लिए हर चौथी सिलाई के ऊपर डिक्रीज़ करनी है, और आखिरी 3 साइज़ेस के लिए आपने हर छठी सिलाई के ऊपर, छठे राउंड के ऊपर डिक्रीज़ करना है। एक बात ये। दूसरी बात ये
आपके पास जो मेजरमेंट्स आएंगी ना वो इस तरह से होंगी। पहला 16 सेंटीमीटर है, 18 है, फिर 21 है, फिर 25 है, फिर 28 है, फिर 32 है। ये दूसरी बात हो गई। और इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर 3-3 सेंटीमीटर कफ के ऑलरेडी ऐड हैं। सही है, यानी 16 सेंटीमीटर का मतलब है कि आप 13 सेंटीमीटर तक स्टॉकिंग नेट में काम करेंगे और 3 सेंटीमीटर का आप बॉर्डर बनाएंगे। सही है, ये तो हो गया पैटर्न वाला काम। अब जो मैं जुगाड़ फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं बाजू बनाती हूँ या तो बॉडी के बराबर, ठीक है, वो आपका परफेक्टली उस साइज का बाजू बन जाता है। छोटा नहीं होता, बिल्कुल भी छोटा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं होता। यानी मैं ये स्टॉकिंग नेट यहाँ तक स्टॉकिंग नेट बनाऊंगी और जितना मैंने बॉर्डर बनाया ना उतना ही मैं बॉर्डर बनाऊंगी बाजू का, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक आधा साल इसको क्रॉप्ड स्वेटर के तौर पे पहने तो आप क्या करेंगी, आप ये पूरा बाजू यहाँ तक बॉडी की लेंथ तक बाजू आप बनाएंगी स्टॉकिंग नेट में और फिर उसके बाद आप 3 सेंटीमीटर का बॉर्डर ऐड करेंगी। ठीक हो गया। तो ये एक रफ सा जुगाड़ है जो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखा है साइजिंग के लिए। तो ये बड़ा अच्छा रहता है। इसमें ये होता है कि आपका ना ये वाला स्वेटर अगर आप इसके बराबर बाजू बनाएंगी तो वो एक सीज़न में परफेक्ट बैठेगा, आपको वो साइज़ का नहीं लगेगा। लेकिन अगले सीज़न में क्या होगा कि छोटा स्वेटर तो इतना बुरा नहीं लगता, छोटे बाजू बुरे लगते हैं। ठीक, तो वो अगर आपने ऑलरेडी एक आधे इंच का फ़र्क बाजुओं में पहले से ही डाला हुआ होगा तो वो ज़रा थोड़ा लंबा अरसा चल जाएगा। तो ये टोटली अप टू यू है। बच्चे हर साइज़ में आते हैं, हर लेंथ के होते हैं, जीन्स के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो वो कोई मसला नहीं है। छोटा बड़ा लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो साइज़ बना रही हूँ उसमें 18 सेंटीमीटर्स की बाजू है, तो 3 सेंटीमीटर का मैंने बॉर्डर बनाना है, तो मैंने इसको 15 सेंटीमीटर्स तक बनाया है। ये ऐसे सही है। सिर्फ एक राउंड मैंने और करना है और वो अब मैं करूँगी स्मॉलर साइज़ की नीडल के साथ। ये 3.75 mm की मैं बॉर्डर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर ना आपने ये बात याद रखनी है कि अच्छी और स्मूथ ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है, आप चाहे बॉटम अप बनाएं चाहे टॉप डाउन बनाएं, जब भी आपने स्टॉकिंग नेट में काम करते हुए रिबिंग में जाना है तो आपने एक राउंड स्टॉकिंग नेट का स्मॉलर साइज़ की नीडल से बनाना है और फिर उसको आपने रिबिंग में लेके जाना है। आप ये भी कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं कि आप बड़ी नीडल के साथ एक राउंड रिबिंग का बनाएं और फिर रिबिंग को छोटी नीडल के ऊपर शिफ्ट करें। इससे आपके काम के ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मतलब कोई वो तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपके पास जो स्टिचेस की ट्रांजिशन होगी ना वो स्मूथ होगी। देखिए स्टॉकिंग नेट और रिबिंग, इसके अंदर टेंशन का फ़र्क होता है। रिबिंग होती है इलास्टिक, ठीक है। तो रिबिंग और स्टॉकिंग नेट के दरमियान में अगर आप मतलब स्टॉकिंग नेट को आप डायरेक्ट रिबिंग में करेंगे और नीडल साइज़ आप भी चेंज करेंगे तो आपके पास ज़्यादा ट्रांजिशन आएगी। तो इसलिए आप उस ट्रांजिशन को स्मूथ करने के लिए नीडल्स के साथ इस तरह से प्ले कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं करती हूँ। तो आपने एक राउंड स्मॉलर नीडल के साथ पहले स्टॉकिंग नेट में बनाना है और फिर आपने उसको रिबिंग में स्मॉलर नीडल के साथ बना लेना है, ठीक है। तो आपके पास ना इस पॉइंट के ऊपर ना मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, क्योंकि हमने 2x2 की रिप करनी है ना। तो मैंने 5, मेरे पास स्टिच काउंट बाजू का ज़्यादा था पैटर्न के कंपैरिजन में, तो मैंने 5 डिक्रीजेस की हैं हर छठे राउंड में। पहले ही मैंने 8वें राउंड पे की है डिक्रीज़ और फिर मैंने हर छठे राउंड के ऊपर डिक्रीज़ की है और टोटल 5 डिक्रीजेस की हैं। इस टाइम मेरे पास 32 स्टिचेस हैं मेरे बाजू के ऊपर ना, सिलाइयों के ऊपर मेरे पास बाजू के लिए 32 स्टिचेस हैं। तो बस ये आपने भी ना ये कैलकुलेशन अपनी स्टिच काउंट के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से अपनी देख लेनी है। अगर आपके पास डिक्रीजेस करने के बाद 2 स्टिच कम है 4x4 की रिप से, तो आप उसको बढ़ा लें या 1 डिक्रीज़ कम कर लें, ठीक है। तो वो आप उसको टोटली एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं होगा।
ये करके ना तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास बाजू ना बॉडी के बिल्कुल बराबर बना है। ये देखिए, यहाँ से अंडर आर्म का काम शुरू हुआ था ना, इसको ऐसे बेंड किया और ये बिल्कुल इस बॉडी के बराबर है। और अब इतनी ही मैंने इसका बॉर्डर बनाना है, 3 सेंटीमीटर का, 8 राउंड्स का। और इसी तरह से ये दूसरा बाजू भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए बाजू मैंने दोनों इसके कंप्लीट कर लिए हैं। जो मेरे पास एक्स्ट्रा यार्न था लूज़ एंड से, वो भी मैंने वीव इन कर लिए हैं इस तरह से। तो ये मेरे पास अब ये कंप्लीटली फिनिश हो गया। ये इसकी फाइनल लुक है इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा और जितने मल्टीपल साइज़ेस हमने इस सीरीज़ में सीखे हैं उसमें से कोई ना कोई ज़रूर आपके भी मतलब का होगा।